हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का 7वां अध्याय, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये जो है देसी जनता मतलब भारतीय जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र जहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे हैं वहाँ पर उसको शिक्षित करना। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश जो है भारतीय लोगों को कह रहा था कि सभ्य बनाएंगे और शिक्षित करेंगे। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के यहाँ जो था शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज स्कूल जो है अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं को बदलना है। ये कौन मानते थे? तो अंग्रेज। आगे है इसके लिए कौन से बदलाव जो है लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक जो है बहस चलती रही। अब है भाषाविद। भाषाविद किसको कहते हैं? तो ऐसा जो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, वो भाषाविद कहलाता है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? अब यहाँ से शुरू होता है। आइए सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और अंग्रेज के विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं। जो है आज दिखाई देते सहज और सामान्य दिखाई देते हैं। वे पिछले 200 साल में किस तरह से विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह जो है विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक आप चित्र देख सकते हैं, वो जो है विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहा है। ये विलियम जोन्स है जो कि एक मौलवी से फारसी भाषा सीख रहा है। ये आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। प्राच्यवाद की परंपरा, यहाँ प्राच्यवाद है, ये बहुत बार पूछा गया है प्राच्यवाद क्या है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। कब? तो 1783 में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कौन से पद? तो जो कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट था उसमें जो है ये जूनियर जज थे। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद आप समझ लिए, बहुत सारी जानकारी, जो बहुत भाषा की जानकारी जिनके पास होते हैं वो भाषाविद कहलाते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन किया करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य जो है विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं हेनरी टॉमस कोलब्रुक की ये तस्वीर है, जो कि वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। कौन? तो हेनरी हेनरी टॉमस। आगे है, जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात हुए सारे अंग्रेज अफसर में भी उनकी जैसी जो है जैसे दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉल हॉल हेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व
वो फारसी रचनाओं का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों ने के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। ये याद रखेंगे कौन से गठन का होता है यहाँ पर गठन किया गया किनका? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किनके द्वारा? जोन्स के द्वारा और जोन्स हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड इनके द्वारा जो है इन सब ने मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का जो है प्रकाशन किया। नाम याद रखेंगे एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका जो था एशियाटिक रिसर्च आप याद रखेंगे, बहुत ही बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत ही बहुत जरूरी था। आगे है उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं ज़रूरतों मतलब इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। आगे है इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और जो है उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि वह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की जो है भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे जो है आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज मतलब देसी जनता का दिल जो है जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा और आदर की जो है उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन के अलावा जो है अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। किसके लिए? अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून को अध्ययन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। मदरसा क्या होता है? तो मदरसा होता है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? तो मदरसा कहते हैं। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। स्कूल जहाँ भी हम सीख रहे हैं, जिस जहाँ पे हम सीखते हैं वो होता है स्कूल या कॉलेज हो सकता है या मदरसा हो सकता है। ये कौन से भाषा का है? तो अरबी भाषा में इसको मदरसा बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक ये पर है। रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियम में ये अब तस्वीर हैं रखे हुए। आगे ये तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में राष्ट्रवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ
आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ जो है पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। ये पंडित है, ये मुंशी है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। या का क्या समझते थे? तो ये जो है विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार जो है केवल बोली समझते, मतलब वो बोली को बोलियां जो बोली जा रही है उन्हें बोलियां समझते थे, और इसको क्या बोलते थे, ये वर्नाकुलर का ये नाम देते थे। भारतीय जो लोक भाषाएं थी वो स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना जो है चाहते थे, और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्यान में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल जो है हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। और किसने की? कलकत्ता मदरसे की, याद रखेंगे, हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ के ज्ञान संपदा भी भारत में ब्रिटिश शासन के आधार जो है होने चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राच्यवादी क्या है, मुंशी क्या है, वर्नाकुलर क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले 1791 ईस्वी में हिंदू कॉलेज जो है, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। याद रखेंगे कब? तो 1791 ईस्वी में। ये कितनी बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है। 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वहाँ जो है ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, और यहाँ पर जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो थे उनकी शिक्षा दे जाने के लिए यह कॉलेज जो है खोली गई, और देश का शासन चलाने में ये मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। यहाँ देखिए प्राच्यवादी क्या है? तो प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग ये प्राच्यवादी कहलाते थे। प्राच्यवादी मतलब जो एशिया में रह रहे हैं और वह संस्कृत भाषा का जो है गहन वो जानते हैं, वो जान रहे हैं, उनके पास ज्ञान है संस्कृत का गहन रखने वाले, मतलब उनकी जो शिक्षा है संस्कृत है, और वो एशिया के लोग हैं, एशिया की भाषा जानते हैं, जो भी वहाँ की भाषाएं हैं उनको प्राच्यवादी कहा गया। मुंशी क्या होता था? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो वो क्या कहलाता था? मुंशी। और वर्नाकुलर क्या है? तो वर्नाकुलर यह शब्द जो है आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह जो स्थानीय भाषा के लिए जो इस्तेमाल किया गया भाषा था ये वर्नाकुलर था। भारत जैसे अपने वैश्विक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यभाषी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। जो अंग्रेजी भाषा थी और जो यहाँ स्थानीय भाषा थी उनमें फ़र्क जो हो रहा था उनको वर्नाकुलर के नाम से जान रहे थे, इनके द्वारा जो है समझा जा रहा था। आगे पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन थे? जेम्स जो मिल थे वो बहुत ही प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता को जो है जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी जो है नहीं देनी चाहिए। ये किनका कथन था? तो जेम्स मिल का। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का जो है ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि वे पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं जो है हासिल कर ली है। ये जेम्स मिल के द्वारा
ये कहा गया था, ये प्राच्यवादियों पर हमला करते थे। और आगे है कि 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेविंगटन बेविंगटन मैकाले इन आलोचनाओं में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। ये मैकाले के नाम से ये आप याद रखेंगे, इनको मैकाले भी कहा जाता है। ये इनका पूरा नाम है थॉमस बेविंगटन मैकाले। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। ये यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, यहाँ पर याद रखेंगे, पहले ऊपर की अब बातों की याद रखेंगे। वह जो है भारत को क्या मानता था? असभ्य देश मानता था। किनका कथन है? तो मैकाले के द्वारा ये बोला गया है। कब? तो 1830 के दशक में ये बहुत ही तीखा प्रहार किस पे किया? प्राच्यवादियों पर किया। और ये क्या कहा कि मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। ये मैकाले ने कहा था। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये थॉट यहाँ से पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किनका ये कहना है? क्या कहना है मैकाले का? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे जो देसी साहित्य के बराबर है। क्या आप इस तरह समझ सकते हैं? जो पुस्तकालय का एक खाना जो है, जहाँ पर पुस्तक रखी जाती हैं, एक अलमारी के नाम से आप जानते हैं, उस अलमारी का एक खाना, वो पुस्तकालय के केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये किनका कहना है? तो मैकाले का। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये याद रखेंगे। बहुत बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम पुनः इसको, ये थॉट को पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए इस पे हम जोर दे रहे हैं। क्या है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, जो ब्रिटेन में पुस्तकालय है उनके बारे में, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। इसको याद रखेंगे। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मैकाले का चित्र है, थॉमस बेविंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। ये जो अध्ययन कक्ष उनका है मैकाले का। आगे पढ़ेंगे तो गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। ये मैकाले का ही देन है, जो अंग्रेजी भाषा आप जानते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ये किनके द्वारा कहा गया? तो मैकाले के द्वारा उनका ये मानना था। आगे हम मैकाले के मिनट्स मतलब विवरण, मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। और यह जो है कब? तो 1835 में ये भी पूछा गया है, कब अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो है, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो 1835 में। किनके द्वारा? तो मैकाले के द्वारा। कब विवरण? तो 1835 ईस्वी में। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृति कॉलेज को प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों मतलब इन संस्थानों को अपने आप क्षण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। ये याद रखेंगे, ये भी संज्ञा दी गई है किनको? तो बनारस और कलकत्ता के मदरसे को। क्या कहा गया कि कॉलेज ये जो है संस्थान, ये अपने आप अपने आप खत्म हो रहे, ये क्षरण मतलब खत्म का क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर हैं। कौन है? ये कॉलेज और मदरसा।
अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। इसके बाद जो है 1835 का अधिनियम के साथ ही अंग्रेजी की पढ़ाई जो है शुरू होने लगी। आप देखेंगे आगे तो ज्ञानियों की क्या भाषाएं हैं? तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने क्या कहा था? यहाँ पर यह कहा था, ये पढ़ेंगे क्या उन्होंने कहा? तो उन्होंने कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारी होती है और न ही वैज्ञानिक। इनके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ये किनके द्वारा कहा गया? तो मैकाले के द्वारा। ये जो है भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स में कहा गया था। व्यवसाय के लिए शिक्षा, आगे है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र मतलब वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे वुड डिस्पैच का, तो 1854 ईस्वी में। ये कौन थे? तो कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन? तो चार्ल्स वुड, और इनके द्वारा इनके नाम पर ही ये जो है पत्र गया था, संदेश गया था, जिसको क्या नाम दिया गया? वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर बुड डिस्पैच के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। 1854 याद रखेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो चार्ल्स वुड थे। जो है चार्ल्स वुड के नाम से ये जो है जारी किए गए इस संदेश का जो है नाम क्या दिया गया? तो वुड का नीति पत्र मतलब वुड डिस्पैच। और इसमें जो है बहुत सारे प्राच्यवादी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा जो यूरोपीय शिक्षा थी उसके अपनाने के व्यवहारिक लाभ जो है प्राप्त होंगे, उनके बारे में ये लिखा गया था इसमें। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। इसको आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग जो है पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ये व्यावसायिक रूप से शिक्षा जो है यहाँ पर इनका कहा गया था। आगे है कि वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ये जो है वुड डिस्पैच में वर्णित था, तर्क दिया गया था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। 1854 वुड डिस्पैच याद रखेंगे। और इसके बाद जो है अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी जो है सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे
उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो मुंबई हो गया यहाँ, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। कब? तो 1857 में मद्रास, कलकत्ता, मुंबई जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा था? तो स्कूली जो शिक्षा यहाँ पर कॉलेज की स्थापना, जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे। यहाँ पर कुछ दिया गया है जो कि यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों का निर्णायक विजय का गाथा जो है, विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, इसमें क्या कहा गया कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। आगे देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पर कल्पना कीजिए 1850 के दशक में जी रहे हैं। बोर्ड के नीति पत्र के बारे में सुना और उनकी प्रतियाँ लिखिए। उनके बारे में जो-जो उन्होंने कहा कि कैसे शिक्षा जो है, पूर्व की शिक्षा जो है नैतिक नहीं है, कैसे यहाँ पर कामगार के लिए व्यावसायिक रूप से के लिए अच्छी नहीं है। अगर अंग्रेज़ी शिक्षा को हम बढ़ाएँगे तो यहाँ पर सैनिक भी और व्यवसाय भी तेज़ी से बढ़ेगा। ये जो देख सकते हैं देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। नैतिक शिक्षा की माँग, नैतिक शिक्षा की माँग जो हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरी जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। कौन? तो ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे विलियम केरी जिसने क्या-क्या श्रीरामपुर मिशन की स्थापना के लिए इन्होंने मदद की। यहाँ पर पढ़ेंगे इनके बारे में तो यहाँ पर 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों में व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का क्या-क्या घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधि के विरुद्ध थी। कब? तो 1813 ईस्वी में। और कंपनी को वह था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। कहाँ? तो श्रीरामपुर में। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। किसके? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया और यह जो है 1800 इसमें एक छापाखाना लगा श्रीरामपुर में और एक जो है 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान जो है पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा की प्रत्यक्ष सहायता देने के में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों और मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ये आप देख सकते हैं कलकत्ता के पास जो है हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज है। कहाँ पर है ये? कलकत्ता के पास श्रीरामपुर कॉलेज है। ये याद रखें यहाँ पर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? जो स्थानीय पाठशालाएँ थीं उनका क्या हुआ? तो स्थानीय पाठशाला के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से एक ग्रामीण जो है पाठशाला है। यहाँ पर एक टीचर ये जो टीचर हैं और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या मानना था? क्या हुआ? और ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह फ्रांसवा शाल्मिन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है।
देखिए यहाँ पर लिखा गया है विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों में दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति और रिपोर्ट तैयार करने का जो है जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र में थे, जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं जो थी स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आप जो है आज आप जिन चीज़ों को स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ-बाप की आमदनी से तय की आम जो उनकी आमदनी होती थी, उनसे तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है या यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग-अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। ये जितने भी पॉइंट हैं कहे गए हैं। किनके द्वारा कहा गया है? तो ये जो आए थे कहाँ से? तो स्कॉटलैंड से। उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंग्रेज़ों ने इनको सौंपा। ये कौन थे? विलियम एडम थे। और फिर उन्होंने कहा एडम ने क्या पाया? तो एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएँ बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गाँव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला जो है दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह है कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। आगे है नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के जो है मध्य तक कंपनी का ध्यान जो है मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया? तो इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों और सरकारी नौकरी पर रख पंडितों को क्या किया? सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जो है जिम्मा दिया जाता था। पंडितों का जो काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को जो है निर्देश दिया गया कि वे समय-समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएँ के नियमित समय सारणी के साथ जो है वहाँ पर पढ़ाएँ। आगे अनुसार पढ़ाएँ।
समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति जो है को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं और तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलाने वाले पाठ्य पुस्तकों जो थी पाठशालाओं के सामने जो है कमजोर पड़ने लगे। नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम किया करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था, तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। अब है शिक्षा की कार्यसूची। यहाँ पर एक दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे अरविंद घोष के बारे में। उसके बाद जो है हम कई शिक्षा की कार्यसूची को पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अरविंद घोष के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे मतलब मुंबई में एक साधारण जो है एक संभाषण में सॉरी अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों को राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। राष्ट्रीय शिक्षा का क्या भाव है? तो राष्ट्रीयता के प्रति जो है जागृति करना है। यह कब कहा गया? तो 1908 ईस्वी में अरविंद घोष के द्वारा एक भाषण में कहा गया। कहाँ? तो बॉम्बे में 15 जनवरी 1908 को। कौन? तो अरविंदो घोष। इसके लिए अपने पूर्वजों की साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए, ताकि यह जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्या चाहिए? मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए, ताकि वो स्कूल छोड़ने पर यथासंभव जो है रोजगार पा सके। ये अरविंदो का कथन था। इन्होंने कहाँ कहा? तो एक संभाषण में 1908 ईस्वी 15 जनवरी को इन्होंने कहा। ये याद रखेंगे अरविंदो के जो ये कथन थे। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर जो है जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध में थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखें उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। ये महात्मा गांधी के और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो कुछ कथन थे, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। लिखा गया है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति जो है उनका गौरव भाव नष्ट हो गया।
है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है और यह पापपूर्ण है। इससे भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों का पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिमी से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इस संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के जो भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दीर्घ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। ये किनका कहना था? तो महात्मा गांधी का। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जोड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। एक चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। कब? 1940 में। अगर महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। क्या कहा उन्होंने? जीवन और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की जो है क्षमता दोनों विकसित होंगे। आगे है साक्षरता ही शिक्षा नहीं। महात्मा गांधी ने क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा, ये जो है द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 72 में ये शब्द लिखे गए हैं, उनके द्वारा जो है लिखा गया है। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाया जाए। जो है तब जो क्या है, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्व जो हैं उनको सामने लाएं। और साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ करने की जो है कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया में क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। आगे जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। आगे है टैगोर का शांति निकेतन। ये टैगोर के द्वारा है शांति निकेतन की स्थापना की गई। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ये आप चित्र देख सकते हैं, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। कब? तो 1930 के दशक में। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। ये शांति निकेतन के यहाँ पर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? इसके स्थापना को भी आप याद रखेंगे और इनके संस्थापक जो थे उनके भी बारे में याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 ईस्वी में शुरू की। कब? रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? तो 1901 ईस्वी में। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने के से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। आगे है कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, बच्चे खुश रह सके, वहाँ जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी गई, जिसको निर्मल शांति मतलब निर्मल शांति से भरी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। आगे है बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी को उपासना के कट्टर आलोचक थे, और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के शिष्ट तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय क्या है, क्या होता है? सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? यह इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी के प्रारंभ में ही है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। अब अपने देश से बाहर क्या हो रहा था? तो सभ्य करने के लिए शिक्षा। आगे है कि स्कूल इसमें पढ़ेंगे तो 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए बच्चे गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए-नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। आगे देखेंगे टॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे।
माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या 2000 साल यानी पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन के हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था टॉमस ने कहा, क्या कहा? तो मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड ने क्या कहा था? अर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से अध्ययन असभ्य होते हैं। जो है अध्ययन स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने की वाली शिक्षा का मकसद उन्हें ले आने इसी मार्ग पर आगे ले जाने आगे ले जाना था। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों और उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया? तो चलिए, ये चैप्टर जो है यहाँ ख़त्म होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हम जो बात पढ़े रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा नीति पर क्या सोच थी, महात्मा गांधी की शिक्षा नीति पर क्या सोच थी, विलियम जोन्स क्या चाहता था, मैकाले की नियम क्या थे, मैकाले ने क्या किया, मैकाले ने क्या वक्तव्य दिए, उनके क्या सोच थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। ये कैसा लगा आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।